नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और आज से सही तरीके से जो आपकी क्लासेज हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई है। लगता नहीं शायद कोई कमी रही होगी। लास्ट 4-5-6 दिन हो गए लगातार हमें काम करते हुए इसी चीज के ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कमी होगी, और कोई कमी है तो उसको आप धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन एक अच्छे मोटिवेशन कोट के साथ में। एपीजे अब्दुल कलाम सर की कुछ लाइनें हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती। कि अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो प्यारे बच्चों, अब यही लाइनें आप अपने लिए अप्लाई करिए और ये मानिए कि एग्जाम का जो टाइम है अब हमारे नजदीक आ रहा है, और अब हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। जो पढ़ा दिया उसको रिवीजन करना है, और जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ कवर करना है। बात क्लियर? और जो भी बातें मैंने बोली हैं उन पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम होना चालू हो जाएगा। जैसे मैं नोट्स की बात करी थी, मैंने ग्रुप बनाने की बात करी थी, तो बस काम स्टार्ट हो जाएगा इस वीक के अंदर। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। और यहां पे ये जो थॉट है इसको यहां से हटा देते हैं अपन। चलो अब सुनिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, और साफ सी बात है हम यूनिट नंबर 5 ही पढ़ रहे थे अभी भी, और उसके अंदर आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्फॉर्मल मैपिंग का। आओ भैया, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी साथ साथ मेरे, और उम्मीद करता हूं आपको सही तरीके से प्रॉपर दिख भी रहा है। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, वही अपनी यूनिट नंबर 5 चल रही थी अपनी तो। ठीक है, अपनी वही यूनिट नंबर जो 5 है वही अपन कर रहे थे, कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने अभी तक यूनिट नंबर 5 में जो कवर करा है ये मान के चलो कि लगभग 8 नंबर का मैटर हमने तैयार कर लिया। ठीक है, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाए, उसके टाइप पढ़ाए, वो सब पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन अब जो कन्फॉर्मल मैपिंग है ना, उसके अंदर भी कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके कुछ, जैसे ये आपकी एक थ्योरम हो गई, तो अब आप देख सकते हो कि इस थ्योरम ने कितनी बार कमाल किया हुआ है। अब आप देखो ध्यान से, तो उदयपुर राजस्थान, राजस्थान देखो एक बार, 3, 5, 6, 11, 16, 17 अजमेर। और ये बुक तो क्या पुरानी बुक है, ये बुक जो मैंने फोटो खींची है ना ये पुरानी बुक है, तो इसलिए आपको इसमें दिख नहीं रहा कि ये और कितनी बार आया हुआ है। कोटा में, बीकानेर में, यहां तक कि जोधपुर एमएससी के अंदर भी ये सवाल आया हुआ है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट देखता हूं, तब तक सारे बच्चे इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे हिंदी में और इंग्लिश के अंदर। और हो सके तो एक काम और कर लिया करो आप साथ साथ में, कि जो क्वेश्चन आया हुआ है ना उसको भी लिख लिया करो, ताकि आपको एक क्वेश्चन की महत्वता का पता चले कि भाई क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे तो। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा सा मुझे ऊपर यहां पे दिखाना पड़ेगा। अब सही है, अब देख लो भैया, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है आपको। और प्रियंका मीना कह रही सर गुड मॉर्निंग सर, संजू गुड मॉर्निंग भैया, दिशांत गुड मॉर्निंग, राजेंद्र गुड मॉर्निंग। ठीक है, मणिराम कह रहे हैं सर केमिस्ट्री वाले सर तो बार बार क्लास बंद कर देते हैं, सर केमिस्ट्री वाले सर तो बार बार क्लास बंद कर देते हैं, सिर्फ 1 यूनिट हुई है अभी। देखो मणिराम गुजर जी, अभी बात करते हैं आज केमिस्ट्री वाले सर से भी प्रॉपर क्या प्रॉब्लम है उनके साथ में। ठीक है, जहां तक
बाकी अभी अपन मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो मनीराम गुर्जर जी कह रहे हैं एक छोटी सी बात, उनका रिप्लाई मैं देना चाहूंगा। देखो मैं एक छोटी सी बात है उसका रिप्लाई देना चाहूंगा। देखो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है कि ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है। मानते आपने अपना पैसा डिपॉजिट करवा दिया है और ऑनलाइन के अंदर आपने पढ़ाई चालू कर दी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको दोनों तरफ से बिलीव करके चलना पड़ता है। अब आप एक साइड बिलीव करोगे ना, जैसे आपने पूरा दारमदार मेरे ऊपर छोड़ दिया कि भैया हमने इनको फीस जमा करा दी है तो कंप्लीट अब पूरा जो दारमदार रहेगा मेरे ऊपर रहेगा। लेकिन आपको पता है जैसे आपने फीस जमा कराई, जैसे आप कह रहे हो कि सर आपके ऊपर फुल बिलीव है, देखो जो प्रॉपर काम करेगा ना, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं तो मेरे को फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। अब सपोज करिए केमिस्ट्री वाले सर जो है पढ़ा रहे हैं आपको और इस साल आपका प्रॉपर सिलेबस नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो उनका नेगेटिव जो रेस्पॉन्स होगा इतना ज्यादा होगा मार्केट के अंदर कि आगे फिर उनसे कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो मैं उनसे बात करता हूं और बाकी आप टेंशन मत लो, सिलेबस जो आपका है ना वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे ये सर करवाएं चाहे कोई और सर करवाएं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब यहां पे अपन मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं सही तरीके से प्रॉपर दिख रहा है, और पीपीटी बना के भी अपन पढ़ाना चालू कर देंगे, लेकिन अभी तो वैसे सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फलन W बराबर एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के निरूपण के लिए पर्याप्त शर्त सफिशिएंट कंडीशन फॉर W बराबर एफ जेड टू रिप्रेजेंट ए कन्फॉर्मल मैपिंग। बात क्लियर है? मतलब कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए आपको यहां पे सफिशिएंट कंडीशन लिखनी है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पे देखो इसको तो मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये तो कोई काम का अब है नहीं, ठीक है। चलो अब यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब मुझे एक छोटी सी बात कोई बताएगा, मैं इस प्रतिबंध के ऊपर आऊंगा, सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर आऊंगा, प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन मुझे कोई अगर एक बच्चा बता दे कि अनुकोण प्रतिचित्रण के बारे में मैंने आपको समझाया जो था, वैसे अनुकोण प्रतिचित्रण यानी कि अगर बात करें अपन कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में मैंने आपको बताया तो था। एक बच्चा कहता है सर बिल्कुल बताया था। मैंने कहा भाई बताया था तो बताओ भी ये क्या उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आप ये कहोगे सर एक ही डायग्राम था। इस डायग्राम में मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट बना, यहां पे एक कर्व तो बना दिया, एक कर्व ये बना दिया। ये हमारे पास मान लीजिए कि C1 कर्व है, ये हमारे पास C2 कर्व है, ये हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट है एक। तो अब इसके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये ठीक है, ये एंगल, और मान लीजिए कि एक हमारे पास ये जेड प्लेन है, ये जेड नॉट प्लेन है। अब ऐसा ही डायग्राम सेम अगर मैं बना देता हूं डब्ल्यू प्लेन के अंदर, जैसे ये हमारे पास में आ जाएगा डब्ल्यू प्लेन के अंदर डायग्राम, वही आपका कर्व C1, वही आपका कर्व C2, और यहां पे डब्ल्यू नॉट पॉइंट मान लीजिए। अब ये एंगल हमारे पास मान लीजिए कि सेम एंगल है, ठीक है, थीटा है या फिर फाई कुछ ही मान लो आप। लेकिन ये जो एंगल आएगा ना, यहां पर एंगल का जो मान है वो आपस में होना चाहिए बराबर, मतलब एम्पलीट्यूड का मान या फिर आप बोल सकते हो ARG कोण का मान जो है आपस में बराबर होना चाहिए। सेकंड थिंग ये होनी चाहिए कि आपकी डायरेक्शन, आपकी जो दिशा है वो भी सही होनी चाहिए। बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से, क्योंकि अब देखो अपन कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। मेरे हिसाब से क्लियर है। अब सुनना, चलो ये मैंने आपको बता दिया है, तो एक काम करते हैं, इसको यहां से अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आप कहो तो मैं इसको यहां पे चिपका दूं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये देखो यहां पे सही रहेगा ये एकदम, है ना। तो अब देखो इसको यहीं पे रहने देते हैं। आओ अनुकोण
प्रतिचित्रण के बारे में आपको बातें पता चल गई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पे सीधा पहुंच रहे हैं किसके ऊपर, पर्याप्त शर्त के ऊपर। आओ भैया, पर्याप्त प्रतिबंध। अब मेरी बात सुनना, क्या बोलते हैं इसको, सफिशिएंट कंडीशन। अब देखो छोटी सी बात यह है कि आप बच्चे तो हो नहीं, क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में, देखो यहां पे मैं इसका आंसर लिख देता हूं, सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस आपने पढ़ी है, प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, और मैंने पढ़ाई है, जहां तक अधिकतर बच्चों ने मेरे से पढ़ी है। जितनी भी थ्योरम्स थी, खासकर मैं बात करता हूं उन थ्योरम्स में, सीक्वेंस में पढ़ी आपने, रीमान वाले चैप्टर में पढ़ी, बहुत सारे थ्योरम्स मैंने करवाई आपको। आवश्यक और पर्याप्त शर्त के बारे में आपने नाम सुना है, और अभी मैंने कॉम्प्लेक्स में भी आपको काफी सारी करवाई है, तो उसके अंदर भी आपको आवश्यक और पर्याप्त शर्त देखने को मिली है। तो आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या होती हैं, जैसे अब यहां पे मैं बात करता हूं पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग, बात यही तो पूछ रही है। अब देखो अपन थ्योरम को पढ़ते हैं, अपन ने केवल इसकी हेडिंग पढ़ी, थ्योरम को अभी नहीं पढ़ा मैंने। थ्योरम को पढ़ते हैं एक बार। माना एफ ऑफ जेड, जेड का एक विश्लेषिक फलन जेड समतल के प्रदेश डी में, तथा यह माना कि डी में एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू 0, तब प्रतिचित्रण W बराबर एफ ऑफ जेड प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है। लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इन ए रीजन डी ऑफ द जेड प्लेन, एंड लेट एफ डैश जेड, यहां पे ना एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू 0 इन डी, then the mapping W is equal to f of z is conformal at all point of D। ये आपको बताया है। मुझे लगता है कि जहां तक है बच्चों को थोड़ी बहुत लैंग्वेज पकड़ में आई है, थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखना, सुनना मेरी बात, पर्याप्त प्रतिबंध में क्या कह रहा है ये, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। आपको पता है कि कंडीशन जो दे रखी होती है ना, उसको लेट मानकर चलते हैं, माना मतलब जो कंडीशन मुझे दे रखी है, जैसे मैं बात करता हूं अभी कि मुझे सफिशिएंट कंडीशन में क्या मान के चलना है और क्या मुझे प्रूफ करना है। बात क्लियर है ना, कि कुछ मानते हैं और कुछ प्रूफ करते हैं, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, मुझे लेट क्या करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि मुझे यहां पे पहली कंडीशन तो ये माननी पड़ेगी कि जो आपका एफ ऑफ जेड ना, ये एफ ऑफ जेड क्या है, आपका एनालिटिक है। क्या भैया, एनालिटिक मतलब विश्लेषिक है। और दूसरी बात ये माननी पड़ेगी कि एफ डैश जेड जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, देख लो आप, नॉट इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन आपको माननी पड़ेंगी, और आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया हमारे पास में जो आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड है, ये एफ ऑफ जेड डब्ल्यू प्लेन के अंदर, डब्ल्यू प्लेन में कन्फॉर्मल मैपिंग को सेटिस्फाई करता है। कन्फॉर्मल मैपिंग को प्रदर्शित करता है, या फिर आप लिख सकते हो को शो करता है। बात क्लियर है क्या भैया, पानी की तरह साफ कर दिया मैंने। मतलब क्या मानना पड़ेगा और क्या मान के चलने के बाद अपन को क्या प्रूफ करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कन्फॉर्मल मैपिंग आप प्रूफ कर दोगे, मैंने अभी आपको समझाया था कि कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए हमारे पास एक कंडीशन है डायरेक्शन और एक कंडीशन है थीटा। कुल मिला के कहने की बात यह है कि मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को मानकर लेके चलना पड़ेगा, और मुझे डब्ल्यू प्लेन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर कोण और डायरेक्शन दोनों आपस में बराबर करके दिखानी पड़ेंगी, तब जाके मैं कह सकता हूं कि जो आपकी पर्याप्त शर्तें हैं ना वो कंप्लीट होती हैं, सफिशिएंट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। थोड़ा बहुत दिमाग से सोचो कि मैपिंग जो है आपकी
कन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण, उसकी पर्याप्त शर्त आपसे क्या बोल रही है कि अगर हम ये मान लें कि आपका एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक है, विश्लेषिक है, और साथ साथ में एफ डैश नॉट इज इक्वल टू 0, अगर ये मान लें तो पर्याप्त होगा, ये पर्याप्त होगा कि वो आपका जो मैपिंग होगा ना वो कन्फॉर्मल मैपिंग होगा, अनुकोण प्रतिचित्रण होगा। मतलब हम ये दो चीजें मान लें, लेट कर लें, कौन कौन सी, एक तो एफ ऑफ जेड विश्लेषिक और एक आपका एफ डैश डी इक्वल टू एफ डैश जेड बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन मान लेना अपन, तो कन्फॉर्मल मैपिंग आपकी बन जाएगी कंप्लीट। लेकिन अब ये क्या है आपकी, ये है आपकी सफिशिएंट कंडीशन, देख लो आप, पर्याप्त शर्त। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि अपन आवश्यक शर्त के ऊपर काम करेंगे, नेसेसरी कंडीशन के ऊपर काम करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। मतलब आप कन्फॉर्मल मैपिंग मान के चलना पड़ेगा, आपको लेट करके चलना पड़ेगा, और फिर अपन प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, एफ जेड को एनालिटिक बता देंगे। मतलब सीआर समीकरण वाली कहानी को रिपीट करेंगे, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, आप यहां तक इसको उतारो, मतलब आप ये देख लीजिए कि ये पर्याप्त शर्त है, प्रॉपर तरीके से आंसर जो है आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप ये मानो कि इसको लिख लो, इसको लिखने के बाद में थोड़ा बहुत ये बना लो, आप नोट करके कैसे बनाओ, फिर नेक्स्ट पेज से जो है इसका प्रॉपर आंसर मैं चालू करता हूं। कोई समस्या है किसी बच्चे को तो बता सकता है, बाकी कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। निशांत कह रहे हैं सर आपसे बात करनी थी, बात कर लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नहीं बात कर सकते आप, क्लास के बाद बात कर लेना। वैसे टाइमिंग तो मैं क्या बताऊं आपको, बात कर लेना आपकी इच्छा हो जब, और तो क्या कहें। जैसे क्लास का टाइमिंग है अपना 1 बजे तक फ्री होऊंगा मैं लगभग, उसके बाद बात कर लेना। तो भाई मुझे बताओ, प्रियंका, संजू, निशांत, राजेंद्र, मनीराम, जितने बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे कि यहां तक कोई स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, और बाकी जो क्वेश्चन लिख रखा है वो प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल है या नहीं है। विकास कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वालिटी मस्त है। अब देखो क्वालिटी तो बढ़िया आएगी आएगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जितना भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों यहां तक बताओ कि कर लिया, लिख लिया आपने, डन है मामला, और अगर डन है तो फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलो मैं, तो प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है कि मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दिया है, और स्टेटमेंट में क्या मान के चलना है और क्या प्रूफ करना है, दोनों चीजें हमने प्रूफ कर ली हैं। राजेंद्र वर्मा, अरे बिल्कुल आपसे वही तो बात बोल रहा था मैं भी कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। ठीक है अभी, और अभी इस वीक के अंदर आपका नोट्स का पीडीएफ का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे, आपका जो ग्रुप है डिस्कशन वाला वो बना देंगे, कंप्लीट बना देंगे। ठीक है, अब आप उसकी टेंशन मत लो आप, ये एक एडवांटेज वाली चीजें हैं जो आराम आराम से कर लेंगे अपन। चलो आपने लिख लिया है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने लिख लिया है। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं, और सुनो इसको करते हैं ऐड। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं लिखता हूं यहां पे इसका प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं अपन, बहुत ही आराम आराम से करेंगे क्योंकि जल्दीबाजी हमें नहीं है, कहीं भी नहीं जाना अपन को। देखो इसका प्रूफ करते हैं अपन, आओ भैया। हम लिखते हैं यहां पे कुछ बातें, जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा, माना कि आपका जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है, एफ ऑफ जेड विश्लेषिक है एवं एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू 0 है। इतना लिख दो, सफिशिएंट है, मतलब मैं लिख रहा हूं उतना लिख दो। लेट
माना लेट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखना प्यारे बच्चों, कहानी शुरू कैसे होती है। भाई मुझे साफ सी बात है, कन्फॉर्मल मैपिंग प्रूफ करना है, इसके लिए डायग्राम तो बनेगा। और कौन सा बनेगा वो देखो आप। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं। देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। देखो ये आप ये देखो, ठीक है। डायग्राम समझ लेना, क्योंकि डायग्राम समझ में आ जाएगा ना तो ये मान लो फिर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास में एक पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट है, ये देखो मेरे पास ये एक कर्व है C1, ये मेरे पास कर्व है एक C2, ठीक है। ये मेरे पास एक जेड नोट पॉइंट है, ये मेरे पास में क्या है भैया x है, ये मेरे पास क्या है y है, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, थोड़ा इसको नीचे ले आता हूं मैं ना, यहां सही रहेगा, ठीक है। तो बाकी अब इनको उठा देते हैं, जैसे इसको उठा दिया, इसको उठा दो, इसको उठा दो, इसको उठा दो, इसको उठा दो। हाँ भाई अब सुनना ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारे पास में x है, ये मेरे पास में y है, और ये मेरे पास में क्या है C1 कर्व है, ये मेरे पास एक C2 कर्व है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, आप लिख भी दो यहां पे पर्सनली कि ये मैं जो काम कर रहा हूं ये जेड प्लेन के लिए काम कर रहा हूं, जेड प्लेन के लिए काम कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अब सुनना, ये जेड नोट पॉइंट है ना, ये हमारे पास मान लीजिए कि एक Z1 पॉइंट है, और एक और मान लीजिए यहां पे कि हमारे पास एक Z2 पॉइंट है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा छोटा बना है Z1, तो Z1 को अपन बड़ा बना देते हैं, ये लो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां पे एक लाइन भी खींची, देखो लाइन बढ़िया तरीके से खींचेंगे आराम से। ये देखो ये मैंने एक लाइन बनाई यहां पर, ये देखो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एकदम, जो कि एक तरीके से क्या है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में है। अब मैं क्या कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने कहा, और कहने से पहले एक छोटा सा काम और करो आप इसी डायग्राम के अंदर, कि आप स्पर्श रेखाएं बनाओ। टेंजेंशियल लाइन बोलते हैं ना अपन, स्पर्श रेखाएं हैं वो भी आपको बनानी पड़ेंगी। तो मैंने क्या करा, यहां पे आप ध्यान से देखो, मैंने कुछ स्पर्श रेखा बनाई, लेकिन मैं पेन दूसरा लेता हूं। हाँ येलो सही है, चलो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूं, देखो डॉट डॉटेड, बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे अपन। ये देखो ये आपका जो जेड नॉट पॉइंट है ना, इस जेड नॉट पॉइंट से मैंने Z1 के ऊपर एक क्या खींची अपन ने, स्पर्श रेखा बनाई है भैया, स्पर्श रेखा। रेखा यहाँ पे अब समझ जाओ आप, है ना, रेखा यहां पर किसी का नाम नहीं है, लाइन है। चलो तो मैंने ये दो रेखाएं और बना दी हैं। अब मैंने क्या कहा, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। मैंने कहा कि ये जो आपका, ये देखो ये बीच में ये एंगल जो बनेगा, इस एंगल को मैं अगर शो करूं तो प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल बना है आपका θ1, ठीक है। और इसके साथ साथ में इसके अलावा ये जो दूसरी स्पर्श रेखा है ना, इससे यहां तक अगर मैं कोई एंगल बनाता हूं तो ये जो एंगल आपका है ये मैं लिख देता हूं, देखो किसी और पेन से, ये देखो ये आपका हो जाएगा θ2, ठीक है। θ1 है और ये आपका θ2 है। और अगर ये जो है ना यहां पे ये कलर थोड़ा अच्छा विजिबल नहीं है, अगर मैं इनको व्हाइट से इनसे लिखूं तो अच्छा रहेगा ना, ये सही है। देखो ये एक तो हो गया, और एक अपना हो गया ये वाला, ठीक है। एक हमारे पास जो एंगल था ये तो आ गया हमारे पास θ1, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ गया, θ1 आ गया। देखो ये हमारे पास θ1 आ गया, और ये मेरे पास θ2 आ गया। कोई समस्या नहीं है ना डायग्राम के अंदर। डायग्राम में क्या करा मैंने, कुछ भी नहीं करा, सिंपल जेड प्लेन का डायग्राम बनाया।
क्लियर। उसके बाद मैंने कन्फॉर्मल मैपिंग को समझाने के लिए जो प्रॉपर डायग्राम बनता है वैसा कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड नॉट पॉइंट है, एक जेड वन पॉइंट है, एक जेड टू पॉइंट है। मैंने जेड नॉट पॉइंट से जेड वन के ऊपर स्पर्श रेखा बनाई और जेड नॉट से जेड टू के ऊपर स्पर्श रेखा बनाई। केवल इतना सा काम किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। क्लियर। अब क्या करें, अब सुनना मेरी बात। हमने बीच में लाइन खींची और मैंने लिखना चालू किया, और एक छोटा सा काम और कर दो कि यहां पर ये जो जेड नॉट से लेकर जेड वन वाली ये स्पर्श रेखा है ना, इसकी जो लंबाई की बात करूं वो हो जाएगी हमारे पास में R1, और यहां पर जो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी R2, R1 R2, ठीक है, θ1 θ2। क्लियर। अब सुनना, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां पे मॉडुलस का लिखूं और मैं लिखूं यहां पे Z1 माइनस का Z नॉट इज इक्वल टू, और मॉडुलस में यहां पे लिखूं Z2 माइनस का Z नॉट इज इक्वल टू। कुल मिला के बात है कि मैं केवल और केवल लंबाई को शो करना चाहता हूं कि Z1 माइनस का Z नॉट, Z1 माइनस का Z नॉट और Z2 माइनस का Z नॉट। Z2 माइनस का Z नॉट जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ मैंने इसको R1 शो करा है, इसको मैंने R2 से शो करा है, तो मैं लिख दूंगा यहां पे, ये मेरे पास हो जाएगी R1, ये मेरे पास हो जाएगी R2। लेकिन अब देखना, अब थोड़ा सा कमाल, कमाल क्या है, समझ में सब कुछ आएगा। कैसे? मैंने लिखा Z1 माइनस का Z नॉट बराबर R1 e की पावर में आयोटा θ1 लिख दिया मैंने। थोड़े बच्चे कंफ्यूज होंगे लेकिन बाद में एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखो हमारे पास R2 और e की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आयोटा θ2 आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसे कर दिया? अरे कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी अपन मॉडुलस को कॉम्प्लेक्स के अंदर रिमूव करते तो वो e की पावर में आयोटा θ वाले टर्म को लेके आता है। कैसे लेके आता है वो भी मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपको जब यूनिट नंबर 2 पढ़ाई थी तो वहां पर इसके थोड़ा बहुत जिक्र मैंने किया था। मॉडुलस की बात करते हैं अपन, फर्स्ट में भी फोर्थ में भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। नहीं पता है, डायरेक्ट 5th यूनिट पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, केवल इतना समझ लो कि जब भी कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस को हटाते हैं तो वहां पर e की पावर में वैल्यू आती है। क्लियर। तो ये हमारे पास में देखो e की पावर में वैल्यू आ गई। और अगर मैं यहां पे लिखना भी चाहूं, देखो अगर मैं लिखना भी चाहूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो एंगल है भाई, यहां पे θ1 एंगल हो गया, एक हमारे पास θ2 एंगल हो गया। देखो ये रहा θ1 एंगल θ2, और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने लिखा है कि Z1 माइनस का Z नॉट, लेकिन ये तो बहुत आगे जा रही है, तो आपने इसकी लंबाई तो R1 कर रखी है। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो ना तो इसको एक काम करो, आप इतना एक काम करो छोटा सा, इसको तो मत मिटाओ यार, वो मिट जाएगी पूरी। ठीक है, एक काम करो, इसको मिटा देते हैं अपन। देखो इसको मिटा दो और इसको मिटा दो। और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम कर लेना, यहां पे लिख लेना आप। ठीक है, ये आपकी R1 हो जाएगी और ये आपका R2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लिखना भी चाहो तो आप कह सकते हो कि हमारे पास में जो Z1 माइनस का Z नॉट है, अगर मैं यहां पर इसके एंगल की बात करूं, देखो Z1 माइनस का Z नॉट है, इसके एंगल की बात करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में ARG बराबर θ1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप इसको लिख सकते हो एम्पलीट्यूड AMP θ1। क्लियर। और अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो यहां पे मैं लिख दूं Z2 माइनस का Z नॉट, ये जो लाइन आपकी है Z2 माइनस का Z नॉट वाली, इसमें जो कोण आएगा यानी कि आर्ग्यूमेंट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास θ2। या फिर आप लिख सकते हो एम्पलीट्यूड कोणांक जो हमारे पास में है θ2 आ गया। इतना सिंपल। मैंने क्या किया है, सिंपल तरीके से जो भी डायग्राम बना है मैंने उनको बना दिया और कुछ भी नहीं किया है। बताओ आप कोई समस्या है इसके अंदर? मेरे हिसाब से तो कोई भी समस्या नहीं है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हो, और नोट ना करो तो 1 मिनट पेशेंस से रुक जाओ, अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में एक साथ इसको उतार लेना। तो मैं इसको रिवाइज कराता हूं थोड़ा सा। डायग्राम बना लिया, बनाने के बाद में
जो भी बात मैंने लिखी है सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, मैंने यहां पे ऐड करा, प्लस का चिन्ह बना दिया। अब सुनना, डायग्राम जो है वो मैं जल्दी दोबारा बना देता हूं, देखो इस प्रकार, क्योंकि थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी उस डायग्राम की। देखो हमने क्या करा था भैया, सिंपल सी बात है, अब तो सब कुछ पता चल गया ना, अब तो सबको पता है आपको, देखो बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पे पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक Z1 पॉइंट है, एक हमारे पास Z2 पॉइंट है, ये C1 कर्व है, ये हमारे पास C2 कर्व है, ये हमारे पास Z0 है, और इसके अलावा ये हमने एक्सिस यहां पे बनाई थी। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भैया Z0 से एक स्पर्श रेखा जा रही है, Z1 की तरफ जा रही है, एक यहां पे जा रही है, Z2 की तरफ जा रही है, एक यहां पे जो एंगल था हमारे पास θ1 था, यहां पे एंगल था हमारे पास θ2 था। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। कैसे, देखो कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा, देखो आप सुनना। मैंने क्या कहा, ये आपका x है ना, इसको x कर लो, नहीं हाँ बहुत वही बात है, इसको x कर लो, इसको y कर लो। ठीक है, मैंने क्या कहा, कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है। देखो कैसे, मैंने क्या कहा कि अगर आपका ये Z1 है, अगर ये कहां पे शिफ्ट हो जाए, Z2 की तरफ जाए, मान लो Z1 माइनस नहीं लिखा मैंने, माइनस नहीं है बीच में, वो मैं कह रहा हूं कि Z1 अगर Z2 की तरफ शिफ्ट होने लगे, Z1 Z0 की ओर जाए, की ओर जाए, तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि यार Z1 अगर Z0 की तरफ जाएगा ना, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब ये Z1 हमारे पास में है, तो देखो अब ये आपका Z1 है। अब आप खुद सोचो कि मेरे पास में ये डायग्राम है भैया, और इस डायग्राम के अंदर ये आपका एक पेन ले लेते हैं अपन, ये मान लीजिए कि आपका कर्व है, ये कर्व है, एक ये कर्व है। अब सपोज करिए Z1 पॉइंट है, अब ये यहां पे आ रहा है, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो कुल मिला के सोचो कि जो आपकी लाइन पहले इस प्रकार जा रही थी यहां पे Z1 की तरफ, अब वो लाइन जो है ना, जैसे आप पास आते जाओगे तो वो लाइन बन जाएगी एकदम स्ट्रेट ऐसे। बात क्लियर हुई। अरे मैंने क्या कहा, आपका पॉइंट Z1 Z0 की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। और मैं एक बात और समझा दूं कि ये थ्योरम जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बुक से समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और कोई समझ ही लेता है तो वो तो विद्वान है। ठीक है, लेकिन जहां तक समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इस थ्योरम को इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा, आप सोचोगे कि क्या है इस थ्योरम के अंदर, कुछ भी नहीं है, ये मानो आप। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि Z1 पॉइंट को मैं Z0 की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, होगा कुछ नहीं। आपका जो पहले एंगल बन रहा था, जैसे सपोज करिए ये आपकी लाइन थी, ये आपकी लाइन थी, मैंने कलर चेंज किया यहां पे भाई, पहले आपका जो एंगल था वो θ1 बन रहा था, लेकिन अब आपको पता है लाइन जो है ना वो बदल चुकी है आपकी, अब लाइन चेंज हो गई। अब ये जो डॉट डॉट लाइन थी, अब ये स्ट्रेट लाइन में चेंज हो गई, इसका मतलब एंगल भी आपका चेंज हो गया, एंगल हो गया आपका α1। सेम काम, सेम जो डिट्टो काम है, अगर मैं किसके लिए करता हूं, जैसे हमारे पास Z2 था, Z2 यहां पे भी आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो ये जो आपकी डॉट डॉट लाइन थी पहले, ये जा रही थी, ये लाइन अब हो चुकी है इस लाइन में चेंज, रिप्लेस हो चुकी है। तो एक तो ये वाली लाइन और एक आपकी ये वाली लाइन, दोनों क्या हो गई, रिप्लेस हो चुकी हैं, चेंज हो गई। अब एंगल भी चेंज हो गया। अगर मैं दिखाने की कोशिश भी करूं, आप देख सकते हो पहले जो एंगल था बड़ा वाला, वो एंगल था आपका θ2, लेकिन अब देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये इसके बीच में जो एंगल अब बन गया है, ये α2 बन गया है। देख लो आप आराम से, मतलब मैं कुछ भी नहीं कह रहा, Z1 Z0 की ओर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हमारा जो एंगल है, हमारा जो कोण है, हमारा जो कोण है, कोण आप कह सकते हो ARG कह सकते हो, या फिर आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड कह सकते हो, बात बराबर ही है। ठीक है,
आप यहां पे लिख दो AMP। ये हमारा जो होगा ये चेंज हो जाएगा किसमें, अल्फा, किसमें, अल्फा 1 के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप क्या कह सकते हो कि जो हमारी त्रिज्या थी, आप कह सकते हो लेंथ कह सकते हो आप, यानी कि जो हमारे पास में Z1 माइनस का Z0 जो थी, जिसको अपन किसे शो कर रहे थे, याद करो, मॉडुलस की वाली ले लो, वो हमारे पास क्या था, हमारे पास R1 था। तो वो R1 जो है ना, R1, ये R1 भी टेंस टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि देखो अब अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये जो बीच की रेडियस थी, या फिर आप आर लेंथ कुछ भी बोल लो, वो तो क्या हो रही है, वो तो 0 हो रही है साथ के साथ। सेम काम यहां पे मैं करता हूं, किसके लिए, मैं लिख देता हूं पर्सनली। देखो यहां पे मैंने लिखा कि भैया अगर हमारे पास Z0 पॉइंट है, अगर वो Z0 की तरफ जाएगा कि और जाए तो क्या होगा, देखो कोण आपका जो एंगल है, कोण जो आपका होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले एंगल जो आपका था मतलब θ2 था ना, वो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, α2 बन जाएगा। और साथ साथ में जो आपकी रेडियस थी, त्रिज्या थी, आप कह सकते हो मॉडुलस का Z2 माइनस का जो Z2 माइनस का Z0 था, वो क्या था हमारे पास, R2 था। लेकिन अब वो R2 भी जो है वो टेंस टू 0 की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैंने ये इतनी बातें लिख दी, ठीक है। अब मैं थोड़ा पीछे भी करूं तो आपको बता सकता हूं कि भैया अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद छोटी छोटी बातें जो है मैंने यहां पे लिखी, और पर्सनली मैंने मॉडुलस को उठाया, ये लिख दिया कुछ इस प्रकार, एंगल भी लिख दिया कि θ1 है θ2 है, ये भी इसमें बनेगा। फिर जैसे मैंने कहा कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, कहानी में ट्विस्ट क्या था कि डायग्राम ये बना था आपका, लेकिन जो ये स्पर्श रेखाएं थी, इनको अगर मैं क्या कर दूं, पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं, मतलब Z1 यहां पे यहां पे यहां पे, तो ये स्पर्श रेखाएं स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएंगी। और आप देख सकते हो कि θ1 रिप्लेस हो गया α1, और θ2 जो है वो रिप्लेस हो गया α2 से, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बात अगर लिखना चाहूं मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये जेड प्लेन ही तो है आपका, ये आपका जेड प्लेन ही तो है। तो अब एक काम करते हैं, सुनो, इसको सेलेक्ट करता हूं मैं इस पूरी को, और देखो एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिखता हूं, देखो सुनो, इसको कर देते हैं अपन छोटा सा, और इसको कर देते हैं इधर शिफ्ट। कहाँ करें, इधर ही कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा छोटा नहीं कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इतना। हाँ भाई, अब देखो इतना कर दिया मैंने। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक छोटी सी बात लिख रहा हूं मैं यहां पे, मैं लिख रहा हूं जेड समतल में जो आपका कर्व है, कर्व C1 एवं C2, C1 व C2 के मध्य बना कोण। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे दोनों स्टार के लाइनों के बीच का एंगल पूछूं तो आप क्या कहोगे, गुरुजी सिंपल सी बात है, ये पूरा बड़ा एंगल क्या है, α2 है। ये α2 लिखो ना इसको यार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने R2 लिखा हो, तो इसको मिटा दो आप, यहां पे लिखो आप सिंपल तरीके से α2। आप कहोगे गुरुजी कंप्लीट लाइन जो है α2 है, ये छोटी सी लाइन α1 है, तो अगर मुझे बीच का ये लाइन निकालनी है, एरिया निकालना है, तो इसको मैं लिखूंगा α2 माइनस का α1। ये बात मैंने कंप्लीट बता दी है, किसके लिए, जेड समतल के लिए। बस अभी मैंने केवल और केवल जेड प्लेन के लिए काम किया है, मोटा मोटा काम किया है, सिंपल, ठीक है। बात क्लियर है, कोई किसी भी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं है मेरे साथ, ठीक है। चलो अब सारा काम मैंने कर लिया, डायग्राम भी शायद आपको समझ में आ गया होगा, आप बना भी लेना आराम से, लेकिन अभी मैं उतारने नहीं दूंगा आपको, अभी मैं करूंगा इसको ऐड। अब सुनना, जेड के लिए काम कर लिया ना, बहुत ही तगड़ी थ्योरम है, आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आती, मैं पहले कह रहा हूं, बहुत ही शानदार थ्योरम है। नहीं तो आपको पता है इतना मतलब पढ़ाने के बाद तो लगभग एक थ्योरम तो कंप्लीट हो ही जाती है, लेकिन अभी तक इस थ्योरम का केवल 20% पार्ट कंप्लीट हुआ है, केवल 20%। तो समझ लो कि इसका लेवल कहां तक है।
ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आते हैं अपन, और अब अपन काम करते हैं किसके लिए, डब्लू प्लेन के लिए। आओ भैया सारे बच्चे आओ, और डब्लू प्लेन के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। सुनो, देखो वही अपन लाइनें बनाते हैं, बढ़िया प्रॉपर तरीके से लाइन बनाते हैं। देखो ये अपने लाइन बनाई यहां पे, ये देखो एक लाइन यहां पे बना दी, और एक बना दी अपन ने ऊपर की तरफ, ये देखो। ठीक है, अब सुनना, अब यहां पे ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आप इसको यू बोल दो, इसको वी बोल दो, डब्ल्यू प्लेन के लिए काम कर रहे हैं। अब सुनना, ये आपका सेंटर में, ये आपका कर्व C2, ये आपका कर्व C1, लिख दो C1 और C2 कर्व। ठीक है, यहां पे आप पॉइंट लिखोगे तो पॉइंट आपको पता है किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। देखो ये हमारे पास W0, ये हमारे पास में आ जाएगा W1, और ये मेरे पास में है W2। सेम काम करेंगे बिल्कुल डिट्टो, मैं वही लाइन बनाऊंगा सीधी सी, मतलब अब आप रिपीट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप। देखो जैसे जेड बनाया था वैसे बना रहे हैं अपन, वैसे कि वैसे आपको वही ट्रांजिशन लाइन जो है जिसे अपन स्पर्श रेखा बोलते हैं वो बनानी पड़ेगी। कहां से, W0 से। ये मैंने बना दी, बनाने में क्या समस्या है, ये बना दी, और एक मैंने यहां पे बना दी, देखो ये बना दी। क्लियर, अब अपन एंगल बना देते हैं। आओ भैया सारे बच्चे, अब एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये स्पर्श रेखा है, यहां से यहां तक का जो एंगल है, अगर मैं उसको नाम देना चाहूं तो अपन रेड सॉरी व्हाइट दे देते हैं। देखो ये अपना एंगल हो गया φ1, और दूसरी स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा उसे नाम दे दिया मैंने φ2, एंगल दे दिया नाम। क्लियर, और इसके साथ साथ में आप कह सकते हो कि यहां पे इनके बीच की जो डिस्टेंस W1 और W0 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी आप नाम देना चाहो, जैसे वहां पे अपने नाम दिया था R1 R2, इधर मैंने नाम दे दिया ρ1, और इधर नाम दे दिया मैंने ρ2। क्लियर, मैंने बीच में एक लाइन बना दी बहुत ही आराम से। अब क्या करा मैंने, अब सुनना ध्यान से, अब यहां पर मैंने इस डायग्राम को इधर लिखने की कोशिश करी। कैसे लिखा देखो भाई, यहां पे मैं बात करता हूं डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इतना लिख दो कि भैया डब्ल्यू, और एक और बात और लिखना, अभी सुनना प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात और लिखो। जैसे मुझे बताओ W बराबर क्या होता है, f ऑफ z होता है। ये तो मैंने आपको पहली यूनिट के अंदर ही बता दिया था कि अगर आप विश्लेषिक फलन पढ़ रहे हो तो W बराबर क्या होता है, f ऑफ z होता है। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं कि W0 को मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, f ऑफ z0। अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे W1 को तो मैं लिख सकता हूं f ऑफ z1। अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे W2 को तो मैं f ऑफ z2 लिख सकता हूं। ये चीजें काम आएंगी इसलिए मैंने लिखवाई है, बाकी कोई काम नहीं है इनका। चलो अब ये मैंने लिख दिया। अब वही काम सेम डिट्टो कि अगर मैं यहां पे मॉडुलस का W1 माइनस का W2 निकालता हूं, W1 माइनस W0, तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास में आएगा ρ1। लेकिन जैसे ही आप यहां पे इधर भी लिख लो W2 माइनस का W0 इज इक्वल टू ρ2 लिख लो आप। अब जैसे ही आप यहां पे इनका मॉडुलस हटाते हो तो भैया पूरा ही मामला चेंज हो जाता है। कैसे भाई, देखो W1 माइनस का W0 इज इक्वल टू हो जाएगा ρ1 और e की पावर, जल्दी वज मत करना, आयोटा, और ये आ जाएगा φ1। इधर लिखो, यहां पे लिखोगे आप W2 माइनस का W0 इज इक्वल टू ρ2 इज और e की पावर में आयोटा φ2 मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब नॉर्मल सी बातें हैं ये आपने बना ली, जो कि सेम काम अपन ने वहां पे किया था, डिट्टो यहीं पे कर रहे हैं, कोई समस्या इसके अंदर नहीं है 1%। चलो अब इतना कर लिया ना, अब एक काम करते हैं, अब क्या करें, अब आप इतना और लिख दो कि जो एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, वो भी लिख दो कि भैया हमारे पास W माइनस का W0 जो है, अगर मैं इसके बीच में एंगल की बात करूं, W माइनस का W0 इसके बीच में एंगल की बात करूं तो ARG कोण जो आपका है वो हो जाएगा हमारे पास में φ1, या फिर आप लिख सकते हो AMP कोणांक जो हमारे पास में है वो है φ1। ठीक है, φ1 है ये, ठीक है, इसको भी आप φ1 बना लो ऐसे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद आप वही काम W2 माइनस का W0 ये हमारे पास में है, वही आपका A, थोड़ा अच्छा बना देते हैं यार, लिखने में अच्छा लगेगा,
फाई टू हमारे पास में आ जाएगा और ए एम पी, और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो फाई टू बन जाएगा यहाँ पे। अब चलो अच्छी बात है, जो मैंने लिखना था वो लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखना है, अभी इतना तो कर दिया अपन ने, इसके अलावा तो कोई काम किया नहीं है, सिंपल तरीके से काम कर दिया। अब क्या करें, और ये भी तो लिखो, वो तो लिख दिया चलो अपन ने वहां पे। अब यहां का काम कंप्लीट है, मतलब मैंने जो बनाया डायग्राम सेम डिट्टो, केवल डब्ल्यू की जगह हमने जेड की जगह डब्ल्यू लिखा है ओनली, और कुछ भी नहीं करा। और एंगल चेंज कर दिया, थीटा की जगह फाई कर दिया, आर की जगह रो वन कर दिया, ठीक है। मैं करता हूं एक और पेज और ऐड। अब जेड प्लेन के लिए जो मैंने काम किया था वही काम अब मैं डब्ल्यू प्लेन के लिए करूंगा। देखो मैं डब्ल्यू प्लेन के लिए वही का वही काम करने वाला हूं। कैसे, यह आपका वही ग्राफ बड़ा सा, ठीक है, वही आपके देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां पे ये बनाता हूं कर्व C1, ये आपका कर्व C2, C1 ये आपका वही C2, ये आपका W1, ये आपका W2, और ये आपका W0, ठीक है। वही मैं लाइन बनाता हूं यहां पे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्या सुनना, कि भैया हमारे पास में देखो वही काम करूंगा मैं सेम टू सेम। W1 को मैं लेके आ रहा हूं किसकी तरफ, W0 की तरफ, और W2 को भी वही W0 की तरफ लेके मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो मैं वो स्पर्श रेखा वाली लाइन ना बना के मैं सिंपल ये वाली लाइन बना देता हूं ताकि आपको दिखने में भी आसानी रहे। देखो ये रही ऐसे, और एक मैं बना देता हूं यहां पे इस पेन से, देखो इसकी वाली लाइन बनेगी वो इस प्रकार बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा यहां पे मैच कर लेना इस प्रकार, ठीक है। तो ये वाली लाइन हो गई। अब ये लाइन कब बनेगी, ये लाइन तब बनेगी जब आप यहां पे क्या करोगे, देखो भैया W1 जो है वो सीधा आएगा कहां पे, W0 की तरफ। एक आपका W2 जो है वो सीधा भग के आए कहां पे, W0 की तरफ, ठीक है। अब ये बातें लिख दी मैंने, अब सुनना ध्यान से, एक बात और सुनना। जैसे मैंने क्या कहा भैया, यहां पे ये मैंने काम किया, तो आप एक काम करो स्पर्श रेखा भी बना दो। स्पर्श रेखा बना दोगे ना तो उससे क्या रहेगा, थोड़ी सी और अच्छी बात रहेगी। जैसे ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये तो हो गई यहां पे रिप्लेस, और एक हमारे पास कहां थी, ये रही, एक ये रही, मतलब ये जो दोनों हैं ये रिप्लेस हो गई है यहां पे अब, ठीक है। ये जो है आपस में रिप्लेस हो गई, ये वाली लाइन तो कहां आ गई, ये आ गई, और ये वाली जो लाइन है वो यहां पे आ गई, क्योंकि भाई पॉइंट को आप लेके आओगे बिल्कुल जेड नोट के पास, तो ये तो मिलता जाएगा ना इस प्रकार डायग्राम। चलो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब क्या था, पहले जो देखो यहां पे जो एंगल था फाई 1 था, लेकिन अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की, ये हो जाएगा बीटा 1। मैं बात करूं उस पूरे बड़े एंगल की, ये कितना था, फाई 2 था। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की, देखो ठीक है। आप तीर का निशान लगा लो, डायरेक्शन दिखा दो ताकि और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा बीटा 2 कंप्लीट, ठीक है। अब देखो W1 माइनस का W0 करते हैं अपन, तो यहां पे होगा कुछ नहीं, सिंपल जो काम वहां पे किया था वही यहां कर दो, कि भैया हमारे पास में W1 से W0 की तरफ जाएगा, तो हमारे पास जो एंगल है ARG जो कोण है वो आपका किस में चेंज हो गया, यहां पे आप लिख सकते हो कि जो फाई 1 था ना वो अब चेंज हो गया आपका ARG बीटा 1 में। उसके साथ साथ में आप यहां पे लिख सकते हो कि जो आपका ARG कोण था पहले फाई 2 था, लेकिन अब वो चेंज हो गया किसके अंदर, ARG हो गया आपका बीटा 2 के अंदर चेंज हो गया। बात क्लियर, यही काम है हमारा। अब इसके अलावा और भी लिख सकते हो आप कि हमारे पास में यहां पे आप लिखना भूल गए शायद कि ये जो बीच में लाइन थी इससे की लंबाई थी ρ1 और इसकी लंबाई थी ρ2। बहुत ही आराम से पूरी कहानी को सुनते हुए चलो, कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन डायग्राम को देखो एक बार ध्यान से, डायग्राम ध्यान से देखोगे तो सब कुछ प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। चलो भैया डायग्राम उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा जो ρ1 है ये टेंस टू 0 हो जाएगा और ρ2 जो हमारा है वो भी टेंस टू 0 बन जाएगा। वही काम करता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं उस बात को कि हमारे पास में W प्लेन में कर्व C1 एवं C2 जो हमारा है,
कर्व C1 एवं C2 के बीच का कोण, बीच का जो कोण है वो कितना है भैया बताओ। वो कोण हमारे पास में आ गया, यहां पे आप देखो, इस जगह पे देख सकते हो, वो आ गया मेरे पास β2 माइनस का β1। क्यों? अरे देख लो यार, यहां से पूरा यहां तक β2 β1, मैं बीच की बात कर रहा हूं, β2 में से मैंने β1 को माइनस कर दिया। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैंने क्या करा, मैंने जेड प्लेन के लिए काम किया और फिर जेड प्लेन के अंदर टेंस टू जेड नोट, टेंस टू जेड नोट, दो काम वहां करे। फिर मैंने कहा कि हम उसको छोड़ देंगे, डब्ल्यू प्लेन के लिए काम करेंगे। डब्ल्यू प्लेन में हमने क्या करा, पहले सेम टू सेम डायग्राम बनाया, उसके बाद में वही काम करा, टेंस टू डब्ल्यू नोट और टेंस टू डब्ल्यू नोट, दोनों में सेम काम करे और दोनों में डिट्टो कॉपी पेस्ट, जो भी लिखना था वो मैंने डिट्टो कॉपी पेस्ट लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं करा। अब करते हैं एक और प्लस का चिन्ह, आओ अब क्या करते हैं, देखो हम जानते हैं, अब जो दिया हुआ था ना उसका यूज करेंगे, वी नाउ दैट, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं भैया, तो हम तो जानते हैं भैया, हम तो बहुत होशियार हैं। क्या जानते हैं, अगर मैं यहां पे एफ डैश जेड नोट का फॉर्मूला लिखूंगा तो देखो लिमिट, ठीक है, और मैं यहां पे लिखूंगा एफ जेड वन माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन में जेड वन माइनस का जेड नॉट, और यहां पे आप लिखोगे जेड वन टेंस टू जेड नॉट, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, कितना सा, थोड़ा सा, क्या याद दिला दूं, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आपको याद दिला दूं तो ये देखो आप, यहां डायग्राम ये रहा फर्स्ट। मुझे एक बात बताओ, आपका Z1 से Z नोट की तरफ कौन सा कर्व जा रहा है, कौन सा चाप है भैया, आप कहोगे गुरुजी C2, तो मैंने कहा भैया आ जाओ, अब चुपचाप वापस वहीं चलते हैं जहां पे हम थे। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये कौन से कर्व के लिए लिखा है, आप कहोगे गुरुजी C2 चाप के लिए। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत होशियार हो गए। तो अब ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने किसके लिए, C2 चाप के लिए लिखा है। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं है, एफ डैश जेड नोट है मेरे पास, अब लिमिट हमारे पास में है और जेड वन टेंस टू जेड नोट है। मुझे एक बात बताओ, एफ जेड वन माइनस का एफ जेड नोट, इसकी वैल्यू कहां मिलेगी, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं, जैसे मैं लिख दूं कि एफ जेड वन माइनस का एफ जेड नोट की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डब्ल्यू वन माइनस का डब्ल्यू टू नहीं डब्ल्यू नॉट आएगा, इसको पीछे कर दो, और डब्ल्यू नॉट अपॉन में जेड वन माइनस का जेड नॉट। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं, जस्ट थोड़ा सा पीछे, इसमें भी नहीं मिलेगी वैल्यू अपन को, इसमें मिलेगी। देखो हमने कहा कि W1 माइनस का W नॉट, इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं वहां पे देखू, उधर उधर वैल्यू देखो, देखो रो ई की पावर आयोटा फाइव, बताओ कोई समस्या है, W1 माइनस का W नॉट की वैल्यू कितनी है, रो ई की पावर आयोटा फाइव, तो लिख देते हैं भैया फटाफट से, क्या समस्या है। अब अपन लिख देते हैं फटाफट से, ये रही हमारे पास वैल्यू, तो मैं लिखना चाहूं इज इक्वल टू में, ये रहा पेन, ये रहा येलो कलर, मैंने लिखा यहां पे रो1 ई की पावर आयोटा फाइव अपॉन में किसकी वैल्यू है, जेड वन माइनस का जेड नॉट। अब प्यारे बच्चों आप फिर परेशान कि सर इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, आओ हम आपको बताते हैं इसकी वैल्यू, आओ भैया, अरे बंद हो जा भाई, कितनी देर रहेगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, देखो जेड वन माइनस का जेड नॉट कहां है, अरे गुरुजी ये रहा R1 ई की पावर आयोटा थीटा वन। मैंने कहा भैया चुपचाप एक काम करो, फटाफट से वहीं आ जाओ जहां हम थे, ये रहा भैया हमारा, देखो नीचे क्या लिखेंगे अपन, R1 ई की पावर आयोटा थीटा वन लिखेंगे, यहां पे हमारे पास फाइव था, यहां पे थीटा है, एक मिनट को कॉल आ रहा है।
हाँ भाई। और एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आपकी आवाज जो है थोड़ी फट रही है ना। तो एक काम करता हूं, 1 मिनट रुकना, आप चेक कर लेना। अभी जस्ट आप चेक करना, ठीक है, चेक करना, अब देख लो, अब चेक कर लो कि आवाज फट रही है या नहीं फट रही है। जहां तक उम्मीद है आपकी आवाज जो, मेरी आवाज जो है वो सही आ रही होगी, फट नहीं रही होगी, ठीक है। तो हम कहां थे, फ्लो के अंदर थे। हमने कहा W1 माइनस का W0, Z1 माइनस का Z0 जो है वो आपके सामने है। तो मैंने क्या, चुपचाप एक काम करा, मैंने चुपचाप एक काम कर दिया और ये लिख दिया F डैश Z0 बराबर ρ1 e आयोटा φ1 और अपॉन में R1 e थीटा 1 लिख दिया। मैंने कुछ भी नहीं करा, सिंपल सा काम किया। एक काम करो, इसको मैं करता हूं सेलेक्ट और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है, ये भी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर सकता हूं मैं इसको। आ जाओ भैया, इसको थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं अपन, देखो आओ, अब सही है क्या, इतना सही है ना। अब सुनना, मैं यहां पे कर रहा हूं इज इक्वल टू में, भैया देखो इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा पेन, आओ ये देखो। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एफ डैश जेड नोट जो है, अगर मैं यहां पे लिखूं, अपन कहा, अरे भैया लिमिट को तो खा गए अपन, लिमिट को तो लिखा ही नहीं अपन ने, तो भैया गलती कर दी, ठीक है। तो एक बार ये क्या चक्कर है, हाँ हाँ भाई, लिमिट को तो लिखा ही नहीं अपन ने यार, बहुत ही गलती कर दी अपन ने। आ जाओ, हम लिमिट को भी लिख देते हैं साथ साथ। देखो लिमिट हमारी बेचारी पुकार रही थी कि मेरू कहां छोड़ दिया, ये देखो Z0, और यहां पे यह जाएगा ρ1 e आयोटा, हमारे पास φ1 है, R1 e आयोटा थीटा 1 है। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करा मैंने, केवल F डैश Z0 जो है इसको ऊपर लाने की कोशिश करी। देखो कैसे, लिमिट Z1 टेंस टू Z0, कोई दिक्कत भाई, ρ1 हमारे पास है अपॉन में है R1 के, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, देखो यहां पे e की पावर हमारे पास कितने हैं, आयोटा, और ये हमारे पास में आ गया φ1, लिखो इसको ना, φ1 माइनस का, इसको फाइ बनाओ, φ1 माइनस का थीटा 1, ठीक है, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, हमने एंगल की बात करी थी, तो आपका जो φ1 है वो किस में चेंज हुआ था, वो आपका φ1 है वो चेंज हुआ था आपका β1 के अंदर, और अल्फा जो है वो चेंज किस में हुआ था, α1 के अंदर। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, θ1 चेंज हुआ था α1 के अंदर। अब मैं बोलूंगा तो समझ में आपको आएगा नहीं, आओ मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता हूं। मैंने कहा आपका जो कोण है, ये देखो आप, φ1 जो चेंज हुआ था किस में हुआ था, β1 के अंदर, φ2 चेंज किस में हुआ था, β2 के अंदर। वैसे ही अगर मैं पीछे की बातें दोहरा दूं, कहां है भैया मेरे पास, ये रहा Z, आ जाओ ये देखो कोण कहां पे आपका, ये रहा आपका जो कोण है वो Z1 माइनस का Z0, पहले वहां पे क्या था, θ1 था, फिर हमारे पास में क्या हो गया, देखो ये रहा α1, α1 रख दिया, कहां रख दिया, ये रहा α1 रख दिया, ये हमारे पास में α2 रख दिया। कुल मिला के बात ये है कि मैंने एंगल को चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, यहां पे एंगल को चेंज कर दिया। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं, थोड़ा सा लिख लो भैया, एडजस्ट कर लो, देखो F डैश Z0 बराबर, अब ये हमारे पास में, ये देखो ये ρ1 और ये R1 तो मैंने बाहर खींच लिया ऐसे कैसे, ठीक है, ये फिर बाहर मत खींचो इसको, रुको 1 मिनट, इसको बाहर नहीं खींचेंगे, इसको बाहर नहीं खींचेंगे अपन, सुनो अब यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या किया, ये देखो लिमिट हमारे पास ऐसे कैसे, Z1 माइनस का Z0 हमारे पास ऐसे कैसा, ρ1 अपॉन में R1, ठीक है। उसके बाद देखो e की पावर में क्या है हमारे पास, e की पावर हमारे पास में है φ1 माइनस का θ1। मैंने क्या कहा भैया, φ1 जो है वो चेंज किस में हो गया था, β1 के अंदर, और माइनस का θ1 जो है वो α1 के अंदर चेंज हो गया था। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन जो है इसको मैं स्टार करके नाम दे देता हूं, ताकि हम आगे जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने अवकलन किया था ये किसके लिए था, C2 चाप के लिए। अब आ जाओ फटाफट से, अब यहां पे हम जानते हैं फिर से, वी नो दैट, देखो हम तो क्या है, इंटेलिजेंट है ना, तो हम तो जानते हैं, वी नो दैट कि भैया हमारे पास में F डैश Z0 जो होगा इज इक्वल टू में, देखो अब आप यहां पे क्या कर दोगे, सिंपल सी बात है, लिमिट हमारे पास में है
और एफ ऑफ हमारे पास वही Z2 लिखो, लेकिन यहाँ पे यार Z2, अरे थोड़ा पीछे कर दो, तो वही बात है। देखो लिमिट, और हमारे पास में यहाँ पे क्या जाएगा, देखो इसको बना दो ना, एफ ऑफ हमारे पास Z2 माइनस का एफ ऑफ Z0, और अपॉन में क्या जाएगा, अब यार ये लिमिट भी अपॉन में आ गई है, ये बहुत खराब काम है इसके अंदर। आओ देखो, हाँ भाई इतना सही है। चलो अब सुनना ध्यान से, अपॉन में क्या जाएगा, Z2 माइनस का Z0, यहां पे भी क्या आएगा, Z2 टेंस टू Z0। अब करना कुछ भी नहीं है यार, वही आपका एफ Z2 है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं, लिमिट हमारे पास में है और Z2 टेंस टू Z0 है, इसको मैंने लिख दिया W2 माइनस का W0, अपॉन में हमारे पास क्या जाएगा, Z2 माइनस का Z0। अब यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, लिमिट और Z2 टेंस टू Z0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम कहानी है, यहां पे आ जाएगा हमारे पास में रो2 और e की पावर आयोटा phi2 आ जाएगा अपॉन, और अपॉन में आपका वही Z2 माइनस का Z0, अब इसकी वैल्यू क्या थी, R1 थी, यहां पे आ जाएगा R2 और e की पावर वही आपका आयोटा थीटा 2, सेम कहानी है। अब अगर मैं यहां पे पेन को चेंज कर लेता हूं, सपोज करिए, और ये हमारे पास में आ गया रो2 e की पावर आयोटा phi2 हमारे पास में, माइनस कर देगा ऊपर phi2 माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा 2, सही है ना, और अपॉन में आपका R2, ऐसे कैसे। फाइनली नीचे लिखना चाहिए अपन तो लिख सकते हैं हमारे पास कि भैया हमारे पास जो एफ डैश Z0 आया है, लेकिन लिख लेना पर्सनली, ये C2 चाप के लिए था और ये हमारे पास में है C1 चाप के लिए, कर्व के लिए ना, ये आप लिख लेना पर्सनली। और Z0 बराबर हमारे पास क्या आ गया, देखो लिमिट हमारे पास है ही, और ये हमारे पास Z2 टेंस टू Z0 है, और यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास में कितना आ जाएगा, आपका वही रो2 अपॉन में R2 e की पावर आयोटा बाहर और phi2 माइनस का थीटा 2। इसको भी अगर मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूं तो मैं अपनी इच्छा से इसको कर सकता हूं, क्योंकि जो यार हमने 2 लाख रुपए लगभग काटे हैं वो इसी चीज के काटे हैं हमने। आ जाओ भैया, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, देखो आओ। अब सुनो, अब हमने क्या कहा भैया, अरे भैया क्या चक्कर है, इज इक्वल टू में अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल रिप्लेस कर देंगे, एंगल को रिप्लेस कर देंगे। अब आपने कहा कि गुरुजी एंगल को रिप्लेस कैसे करेंगे, अरे भैया सिंपल सी बात है, phi2 चेंज हो जाएगा किसमें, β2 में, θ2 चेंज हो जाएगा α2 के अंदर। तो हमने कहा यार एफ डैश Z0 जो है ये हो गया लिमिट हमारे पास Z2 टेंस टू Z0 हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्या है, रो2 अपॉन में R2 e की पावर में आयोटा, और भाई देखो थोड़ा बैक करना पड़ेगा, ये हमारे पास में हो जाएगा β2 माइनस का α2, ये आपका एक और स्टार बन गया। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ना आपको, उस बात को इतना ज्यादा डीप में समझना, बहुत ही ज्यादा डीप में। क्यों, एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं आपसे, छोटी सी बात है, ऐड करूं मैं यहां पे, और मैं एक पूछूं एक छोटी सी बात कि अगर आपका फंक्शन ऑफ जेड जो है, अगर वो क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक है, तो आपको पता है विश्लेषिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा, इस पॉइंट पे मैं लेफ्ट से, राइट से, इधर से, इधर से, किधर से भी आऊं, आपका अवकलन जो होगा एफ डैश जेड होगा वो वैलिड होगा, या फिर आप कह सकते हो बराबर होगा, इक्वल टू होगा। हिसाब सी बात है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी आऊं तो उसका जो डेरिवेटिव है, उसका जो अवकलन है ना, वो आपस में बराबर आएगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई डेरिवेटिव करा मैंने राइट हैंड साइड से, तो अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव कर दूंगा एफ डैश जेड बराबर एलएचएस से ना, तो भी आपका डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं आपसे कि आपने जो कर्व बनाया था, ये देखो, ये आपका कर्व था, ये एक कर्व था, C1 कर्व था और C2 कर्व था। मुझे बताओ यहां पे क्या था, Z0, ये था आपका Z1, ये आपका क्या है, Z2। अरे सारे कहां पे आ रहे हैं, Z1 की तरफ आ रहे हैं, ये भी आपका Z1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हमने निकाल लिया C1 के लिए, एक निकाला C2 के लिए,
तो कुल मिला की बात क्या है कि दोनों पॉइंट कहां पे आ रहे हैं, जेड नोट की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आ गया ना, इसको लिखना नहीं है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, देखो ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। और मैं चलता हूं पीछे, और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो आपका डेरिवेटिव है एफ डैश जेड नोट और एफ डैश जेड नोट, C2 चाप के लिए और C1 चाप के लिए दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? हमने लेट करके चला था, माना था आपका एफ जेड जो है वो क्या है भैया, एनालिटिक है, क्या है भैया, विश्लेषिक है। विश्लेषिक है तो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, ऑफिशियली बात है। तो हमने क्या करा, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, बराबर कर दो, आगे चलते हैं अपन। तो अब बराबर करेंगे तो यहां पे देखो क्या क्या था, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास लिमिट, ठीक है, Z1 टेंस टू Z नॉट, और यहां पे था हमारे पास में ρ1 अपॉन में R1 e की पावर आयोटा और बीटा 1 माइनस का अल्फा 1 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं यहां पे देखो वही आपका लिमिट और Z1 टेंस टू नहीं Z2 टेंस टू Z नॉट। अब ये बहुत परेशानी है इसके अंदर, ठीक है, लिमिट Z2 हमारे पास में है टेंस टू किस में है, Z नॉट में, और ρ2 अपॉन में R2 और आयोटा बीटा 2 माइनस का अल्फा 2, यही तो था। अब मैंने क्या करा यहां पे, थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर इस वाले वैल्यू को मैं बाहर निकालू e की पावर वैल्यू को, e की पावर हमारे पास में आयोटा और बीटा 1 माइनस का अल्फा 1 और मल्टीप्लाई में क्या है आपका लिमिट Z1 टेंस टू Z नॉट और ρ1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू, सेम कहानी इधर, अरे e की पावर में तो लिखो, e की पावर में नहीं लिखा यहाँ पे यार, e की पावर में आयोटा और बीटा 2 माइनस का अल्फा 2 मल्टीप्लाई में आपका लिमिट Z2 टेंस टू Z नॉट, ठीक है, और फिर क्या बनेगा, और यहाँ पे ρ2 अपॉन में R2, ठीक है। अब आपका जो 99% जो काम है वो हो चुका है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, इन दोनों से काम है, एक तो ये रहा, एक आपका ये रहा, ठीक है। हमने क्या करा, इन दोनों तरफ से बराबर है तो हमने क्या करा, कंपैरिजन करवा दिया, दोनों एंगल का कंपैरिजन करवा दिया। तो यहां पे क्या होगा देखो, बीटा 1 माइनस का अल्फा 1 बराबर बीटा 2 माइनस का अल्फा 2। तो अब आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं देखना चाहूं तो देखो बीटा 2 इधर है, इधर ले गए इसको, तो बीटा 2 माइनस का बीटा 1 इज इक्वल टू, और अगर मैं यहां पे इधर इसको इधर ले जाऊंगा, देखो बीटा 2 माइनस का बीटा 1 हो गया, और इसको जब उधर लेके जाएंगे अपन तो यहां पे कितना जाएगा, माइनस का अल्फा 2 माइनस प्लस का अल्फा 1, ठीक है। तो हमारे पास इतना कितना आ गया, देखो यहां पे, और ध्यान दो, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को भी, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी बात है। देखो ये आपका बीटा 1 है, अरे भैया आ जाओ, ये आपका बीटा 1 है, बीटा 1 बीटा 2 इधर लेके आ जाओ, माइनस का बीटा 2, ठीक है, इज इक्वल टू, वो माइनस का हमारे पास में अल्फा 2 है, माइनस ये हमारे पास में क्या जाएगा, अल्फा 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब एक काम करो, अगर मैं दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा प्लस का, यानी कि बीटा 2 माइनस का बीटा 1 बराबर, यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1, और यही आपका जो खेल है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 मोस्ट, आपने क्या कहा था कि अनुकोण प्रतिचित्रण में एंगल कोण जो है आपस में बराबर होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जेड प्लेन के अंदर जो एंगल बना था, मैं बीच वाले एंगल की बात कर रहा हूं, अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1, डब्ल्यू प्लेन में जो बीच में एंगल बना था, बीटा 2 माइनस का बीटा 1, दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं। तो कन्फॉर्मल मैपिंग आपकी प्रूफ हो चुकी है। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही तो थी भाई। एक बात बताओ, ये मैं खड़ा हूं और C1 कर्व C2 कर्व है, मैं जेड नोट की तरफ जा रहा हूं,
और सेम डायरेक्शन कहां पे थी, डब्ल्यू प्लेन के अंदर। फिर W1 W2 दोनों कहां जा रहे हैं, W0 की तरफ। तो डायरेक्शन तो सेम थी, तो दिशा समान है, लेकिन कोण बराबर करना था। कोण आपका बराबर हो चुका है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और भूल गया हूं मैं। भूला नहीं हूं, वो तो बतानी है बात अभी, वो तो अभी बताने लायक बात है। वो क्या है भैया, आपको क्या दिया हुआ है कि यहां पे ना एफ डैश जेड है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है, अरे भाई सिंपल सी बात है। सपोज करिए ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास C1 कर्व है, ये C2 कर्व है। अब अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, क्योंकि देखो ये अपना कौन सा पॉइंट है, 0,0 यानी कि मूल बिंदु है। मुझे बताओ मूल बिंदु पर अगर मैं एंगल की बात करता हूं, ARG जो अपना कोण होगा, थीटा होगा, वो कितना होगा, आप कहोगे सर 0 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और वहां पर आपका जो डेरिवेटिव है, आपका जो अवकलन है, वो आपस में मतलब वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, या फिर वहां पे वैलिड ही नहीं होगा 0 के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आपका जो एफ डैश जेड है ना, उसको छोड़ दो आप। एफ डैश जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसको छोड़ दो। और उसको छोड़ने के बाद कंप्लीट जितने भी एंगल आपके बनेंगे वो सारे आपस में बराबर हैं। तो इस केस को ध्यान में रखना है, इसको लिखना है आप वहां पे कि भैया हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि एफ डैश जेड है नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि मूल बिंदु पर आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो केवल इसको छोड़कर 0 डिग्री पर तो सारे एंगल ही बराबर है ना, चाहे आप डब्ल्यू प्लेन ले लो चाहे जेड प्लेन ले लो, कोई मतलब नहीं है। तो इस 0 डिग्री वाले कोण को छोड़ दो आप, उसके अलावा जितने भी एंगल है ना वो सारे आपके बराबर आपके सामने है, β2 माइनस का β1 सब कुछ। अब ये तो थी पूरी कंप्लीट थ्योरम, और 4 नंबर की थ्योरम आती है। अब सोचो आप, और कितनी बार आ चुकी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कंप्लीट तरीके से। अब अपना काम क्या होगा, पूरा रिवीजन का, कंप्लीट रिवीजन। आ जाओ सारे बच्चे एक एक, और फिर उसके बाद लिख लेना है प्रॉपर तरीके से, लिख लेना आराम से बैठ के, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। आप सोच रहे हो कि इसको 10 मिनट में 5 मिनट में मैं समझा देता, पॉसिबिलिटी नहीं है। और खासकर मैं व्हाइट बोर्ड पर इसको एक्सप्लेन करता तो उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे मैंने कुछ कैलकुलेशन करी, डायग्राम आपको दिखा दिए साथ साथ, तो बताओ कितना इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। अब अगर मैं इसका रिवीजन करवा दूंगा, थोड़ा आप देखो पूरा एकदम कंप्लीट देखना आप एक बार। देखो हम चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। देखो आपको पता है हमने कहा कि पर्याप्त शर्त है, मैंने कहा कि 2 चीजें मान लो, 2 चीजें माननी पड़ेंगी आपको। फंक्शन एफ जेड विश्लेषक मानना पड़ेगा, एनालिटिक मानना पड़ेगा, और दूसरा एफ डैश जेड जो है नॉट इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा ये मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि भैया इन दोनों को मानना है और ये प्रूफ करना है। अच्छी बात है, यही तो आपका क्वेश्चन है। अच्छी बात, चलो आगे चलते हैं। मैं यहां पर आया, मैंने कहा कि यार हम जेड प्लेन के लिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना दिया, Z1 Z2 Z0, R1 R2 θ1 θ2 कंप्लीट। मॉडुलस है R1 R2 कैसे बना, ये कैसे बना, ये एंगल, ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद आपका कैसे ये जो स्पर्श रेखा है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि हमने यहां पे कुछ कंडीशन ले ली कि Z1 इसकी ओर जा रहा है, Z2 इधर जा रहा है, तो फिर क्या होगा ये हमारे पास में। और मैंने ये जो लिखवाया था आपको कि Z समतल में कर्व C1 C2 के बीच में बना कोण कितना है, α2 माइनस का α1, वैसे ही मैंने आपको बताया था W प्लेन के अंदर कि β2 माइनस का β1, क्योंकि मुझे इन दोनों को आपस में बराबर करना था, इसलिए तो बताया था मैंने आपको। चलो तो यहां पे ये Z हमारे पास आ गया। उसके बाद में फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहां पे W प्लेन के लिए काम किया, वही आपका ρ1 ρ2 W1 W2 W0 φ1 φ2, ठीक है कंप्लीट बातें, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में वही चीजें लिखी हैं सेम टू सेम। थोड़ा और आगे चलते हैं, हमने वही डायग्राम बनाया सेम टू सेम, बस स्पर्श रेखा है उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया। आप देख लो φ1 φ2 β1 β2, φ1 किस में चेंज हो गया, β1 में, β2 में, वो तो आप देख सकते हो यहां पे कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने एक और बात लिखी कि W प्लेन में जो कर्व होगा C1 C2 के बीच में बना कोण कितना है, β2 माइनस का β1, तो ये जो बीच का एंगल है ना ये मैंने आपस में बराबर करके दिखा दिया, बस वही तो किया है। ये देखो आप
छठा पॉइंट अपन ने फिर यूज करा डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी का, वो तो आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूले में मान रख दिया, मान कैसे रखा है, कंप्लीट पीछे से टीप के लिखा है मैंने, तो कुछ भी नहीं करा। और फिर आगे जाके आपका लास्ट एंड फाइनल आप लिख सकते हो, आपस में मैंने बराबर कर दिए, एंगल बराबर कर दिए। आप देखो बीटा टू माइनस का बीटा वन, अल्फा टू माइनस का अल्फा वन आपस में बराबर हो चुके हैं। और इसका ध्यान रखना कि भैया हमारे पास एफ डैश जेड जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि 0,0 पर मूल बिंदु पर आपका एंगल ही जीरो होगा। इसको छोड़ दो आप, ठीक है, तो इसको रिमूव, इसको छोड़ना है, तो ये बातें लिख दो। बाकी लास्ट में आप ये भी बात जरूर लिख देना वहां पे, ठीक है। जबकि यहां पे अपन ने माना है कि एफ डैश ये जीरो है, ऐसे लिख के छोड़ देना उसको, कंप्लीट। तो मुझे बताओ कमेंट करके, शानदार धांसू तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया, और भी कोई कमी रह गई है क्या, कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। और मैं स्टार्टिंग से पहला जो आपका पेज है वहां से निकाल देता हूं, आराम से इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। और हो सके ना, कुछ भी नहीं है, मुझे केवल सेव के बटन पे क्लिक करना है और आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हो सकेगा तो मैं काम करूंगा, जो मैंने लिखवाया उसी को मैं पीडीएफ के तौर पर आपको दे दूं। लेकिन बच्चे जो बनाते हैं ना पीडीएफ, वो पीडीएफ क्या ब्लैक एंड व्हाइट पेज पे आएगी, तो अच्छी तरीके से प्रिंट हो सकती है। अब इसको आप प्रिंट करवाओगे ना, तो ये अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फटाफट इसको उतारो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो, फटाफट से बताइए भैया। मतलब आपकी जो क्लास है वो हो गई है 1 घंटे 16 मिनट की, और मुझे पता भी नहीं चला। देखो आप सोच सकते हो बात आप। निशांत कह रहे हैं सर आ गया समझ में। भाई शानदार धांसू तरीके से समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ। और व्हाइट बोर्ड पर जिस प्रकार पढ़ाते उससे बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्वालिटी कैसी आ रही है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं है वो बताओ बस। अरे क्वालिटी छोड़ो, क्वालिटी की साइड में कंटेंट क्वालिटी की बात करो आप, कि कंटेंट की जो क्वालिटी है वो कैसी है। बाकी जो बच्चे हैं, और प्रियंका, एसपी शर्मा, राजेंद्र, विकास, औरों का क्या हुआ भैया, वो भी बात करें एक बार, ठीक है। और उनको समझ में आया या नहीं आया है वो बताइए भैया, फटाफट से बताओ। प्रियंका कह रही है कि सर नो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है भैया ये तो। फटाफट से उतारो, क्योंकि टाइम मत लगाना, क्योंकि वैसे भी क्लास काफी लंबी हो चुकी है आपको पता है। लेकिन देखो जिस वे में मैंने आपको समझाया है ना, शायद आपको कोई समझाता, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको, कभी भी नहीं समझाएगा इस प्रकार से। तो चलो भैया, कंप्लीट एवरीथिंग इज ओके, ओके भैया, चलो चलो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है ये। फटाफट इसको नोट करो, और कुछ परेशानी है तो बता देना मेरे को, अभी मैं बैठा हूं यहीं पे। कुछ परेशानी होनी तो नहीं चाहिए वैसे। हाँ भाई, स्लाइड चेंज कर दें, सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर स्लाइड चेंज कर दो। ये लो भैया, हो गई है आपकी स्लाइड चेंज। और अब इसको उतार लो फटाफट से, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और कल है ना इसका जो सफिशिएंट पार्ट तो अपन ने कर लिया, और कल इसका नेसेसरी पार्ट करेंगे, कि वो इससे थोड़ा सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम इतने अच्छे नहीं है।
क्योंकि यहां पे तो अपन ने क्या पूरा बताया है कि कन्फॉर्मल मैपिंग कैसे होगी डायग्राम बना के, और उसमें क्या करेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग तो मानेंगे और विश्लेषिक प्रूफ करेंगे। और आपको पता है विश्लेषिक प्रूफ करने के लिए सिंपल वे में क्या करना पड़ेगा अपन को, तो अब ये क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से अपन को सीआर समीकरण या फिर इनको प्रूफ कर देंगे, काम खत्म, आपका विश्लेषिक हो गया। तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत थी इस वाले थ्योरम के अंदर। प्रियंका कह रही है कि सर न्यू पेपर स्टार्ट कब से करोगे। न्यू पेपर आपको स्टार्ट करेंगे है, थोड़ा सा क्या है, इस वीक में क्लासेज रेगुलर लगनी चाहिए अपनी पूरी प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद पूरा सेटलमेंट बैठने दो एक बार, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर क्लासेज है ना, वो कंप्लीट। सर पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिक्स पॉइंट वाला। ठीक है चलो मैं उसको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिक्स पॉइंट वाले में कोई समस्या नहीं है, वो क्या है कि आया हुआ सवाल था आपके लास्ट ईयर, तो मैं देखा करवा देते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने दे दिया वो सवाल, नहीं तो बाकी सवाल आता तो कम ही है वो। ठीक है उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, मैं टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा। ये देखो मैं चेंज कर दिया इसको, डायग्राम बनाओ आराम से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो टाइम तो लगेगा प्रॉपर इसमें। और जितना इजी पे मैंने बताया है शायद ही कोई आपको बताएगा। भाई आपका कमेंट कैसे नहीं देखा मैंने, अभी जस्ट बोला था मैंने आपको कि भैया आपका जो फिक्स पॉइंट वाला सवाल है वो करवा देंगे, आपका सवाल कल करवा देंगे उसमें, कल जैसे ही वो थ्योरम होगी कंप्लीट, इसका सफिशिएंट पार्ट तो करवा दिया, नेसेसरी वाला पार्ट उसको जैसे कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद वो फिक्स पॉइंट वाला सवाल भी 1 मिनट का सवाल है वो, ठीक है। बाकी अब 10-5 बच्चे देख रहे हैं, उसके अंदर भी आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे कोई समस्या है नहीं। इस वाले लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि जो बच्चे हैं वो इस वाले थ्योरम को देख सकें, पढ़ सकें आराम से, ठीक है। हाँ भाई आगे कर दूँ इसको, मैं कर दूँ आगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी उतार लो, नहीं उतार पाए हो तो फिर बाद में उतार लेना।
या फिर एक काम भी कर सकते हैं पर, है ना, जैसे क्लास खत्म होगी पीडीएफ सेव कर लेंगे और पीडीएफ को अपलोड भी कर सकते हैं अपन आपकी क्लास के अंदर। तो जैसे क्लास खत्म हो तुरंत पीडीएफ में देख के उतार लेना, वो तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। इसको सेव भी कर सकते हैं अपन, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ मैं इसको ना। पर एक काम करो, पहले आप उतार लो, ऐसे करो ना, ठीक है, उसके बाद करेंगे सेव। इसको उतारो फटाफट से। हाँ भाई, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतार भी लो, पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। थ्योरम नहीं है, बहुत ही शानदार थ्योरम है ये। करवाते नहीं है अधिकतर टीचर में, आप अगर आप देखो ना तो अधिकतर टीचर थ्योरम्स तो करवाएंगे नहीं, खासकर इस वाले चैप्टर के अंदर। वो सोचते हैं कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कर लेंगे बच्चे और उनका काम हो जाएगा, बाकी करने से क्या मतलब है, इसलिए वो क्वेश्चंस तो मतलब थ्योरम तो करवाते नहीं है, मान लो आप। हाँ भाई, फटाफट स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हो कैसे भी, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। क्लास जो है ना वो 1 घंटे ज़्यादा मिनट की हो गई इसलिए। डेरिवेटिव आप कर सकते हो इजी वे में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। एक बार समझ में आ गया ना सवाल, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप सवाल को रटोगे, इस सवाल के अंदर कि मात्र 2 या 3 बातें ऐसी जो समझने की हैं, उसके बाद तो केवल और केवल आपको लिखना है, खत्म। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो गए, थीटा, फाई 1, अल्फा 1, अल्फा 2 इनको लेकर कंफ्यूज हो गए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई निकाल पाएगा, फिर तो हो गए कंफ्यूज आप। ठीक है, और थोड़ा मैं इसका कर देता हूँ, ठीक है, आप उतार लो यहाँ पे। बाकी फिर और पूरी जो पीडीएफ है, इस पूरी पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, देखते हैं मतलब और भी जो अच्छा हो सकता है ना आपके लिए। जैसे ये वाली पीडीएफ अगर अपलोड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चों को पीडीएफ बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बच्चों से बोलूंगा, 2-3 बच्चे जो अपने रहेंगे उनसे बोलूंगा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट पेज वाली पीडीएफ तो चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ जब आप निकलवाओगे ना अच्छी नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकलेगी, खत्म एकदम निकलेगी ऐसे, पेजेस में अच्छा नहीं आएगा, ब्लैक ब्लैक पेज, वो आपसे पैसे ज़्यादा मांगेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, परेशान कर देगा आपको मतलब। ठीक है, उतार लो इसको, इसको सेव कर दूंगा पीडीएफ को, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब कल से जो क्लास का टाइम है वही रहेगा सेम, यही मॉर्निंग में ही है ना, तो देख लेना आप। सर मैंने 2019 का पेपर देखा था, उसमें जो आपने करवाया था उससे बाहर था। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि मैं जितना भी करवा दूंगा ना आपको पोर्शन, उस पोर्शन को करने के बाद भी 40 में से मतलब कम से कम 4-5 नंबर का या 8 नंबर का जो टॉपिक है वो ऐसे भी आएंगे जो आपको दिमाग लगा करने पड़ेगी। ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी, अगर कोई रह भी गया होगा तो उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है,
और शिवानी मीना कह रही है सर गुड मॉर्निंग, मतलब क्लास एंड हो गई तब तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं बच्चे। अब क्लास का टाइम अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्लास का टाइमिंग अपना सुबह 8 बजे से है, आप लाइव ज्वाइन कर लेना। बाकी फिजिक्स में जो क्लासेज हैं आज प्रॉपर होगी, और कैसे होगी, नोट्स के माध्यम से होगी, कैसे होगी, क्योंकि देखो साफ सी बात है, मैं यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेशन तो सोल्व कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि उन डेरिवेशनों को रटो फिर लिखवाओ, उसे क्या मतलब है यार। केवल एक्सप्लेनेशन होगा, किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, क्या हो रहा है उसमें, वो समझाऊंगा आपको, मैं फालतू का काम नहीं करूंगा, ठीक है। चलो भैया, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अब कहाँ मिलेगी वो देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद।